हेलो फ्रेंड, कैसे आप? मुझे उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे। मैं तरुण आपका स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल पे, जिसका नाम है एग्ज़ाम वे न्यूज़। और यहां पर सबसे बड़ी अपडेट ये है कि सबसे पहले तो मैं आपको दिखाऊंगा कि योगी आदित्यनाथ जी का वीडियो, जिसमें यहां पर 69,000 शिक्षावृत्ति की बात की गई है और कैसे यहां पर 40-45 पर यहां पर शिक्षा मित्रों को नौकरी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, उस पर ही बात की गई है। उसी के साथ यहाँ पर रिजवान अंसारी को भी यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से डेट मिल चुकी है। तो वो क्या अपडेट है मैं आपको बताऊंगा इसी वीडियो के अंदर। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जिस प्रकार से योगी आदित्यनाथ का एक वीडियो यहाँ पर आया है, तो उसके माध्यम से यहाँ पर सबसे बड़ी चर्चा है 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर। कहा गया है जिस प्रकार से, और यहाँ पर फर्जीवाड़े को लेकर क्या बताया गया है तो वो हम बता देते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आप वीडियो देखिए, फिर उसके बाद मैं बात करूँगा रिजवान अंसारी की, किस प्रकार से यहाँ पर रिजवान अंसारी सरकार से आगे निकल चुके हैं। तो सरकार को डेट नहीं मिली है, रिजवान अंसारी को डेट मिल गई है, तो उसका यहाँ पर कितना बेनिफिट होगा सारी जानकारी दूंगा। और सबसे बड़ी अच्छी न्यूज़ है जिस प्रकार से यहाँ पर बताना चाहूँगा कि शिक्षा मित्रों को यहाँ पर डेट मिल चुकी है। यहाँ पर शिक्षा मित्रों को जिस प्रकार यहाँ पर जो रिजवान अंसारी है उनको डेट मिल चुकी है, तो अगली डेट क्या है वो हम आपको बताएंगे। तो सारी जानकारी आपको इस वीडियो के अंदर मिलने वाली है, तो वीडियो को सुनिए। उपलब्ध होने के कारण इनको वेटिंग में भी रखा गया है और जैसे ये ट्रेनिंग की कार्रवाई हमारी सफल होती है तो हम इनका मेडिकल करा करके इन्हें फिर ट्रेनिंग की सुविधा के लिए उपलब्ध कराएंगे। क्योंकि आप एक कार्रवाई यहाँ पे एक तो हमने इसको किया है, दूसरा शिक्षकों की भर्ती का जो व्यवस्था है। देखिए, जो हम कहते थे और सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा था कि मेरिट के आधार पर और अच्छे शिक्षकों की तैनाती होनी चाहिए, हम लोगों ने इसी चीज को कहा। मेरिट को हम लोगों ने जो जनरल मेरिट थी वो 65% तक लेके गए और रिजर्व कैटेगरी को 60% का हम लोगों ने दिया। अब मेरिट को ऊपर नीचे हमारे पास 69,000 शिक्षकों की भर्ती हमें करनी है। 69,000 शिक्षकों की भर्ती की प्रक्रिया को पूरा करने के लिए पहली बार हमने वार्ड निकाली थी, तो उसमें केवल 1,05,000 लोगों ने आवेदन किया। जब रिजल्ट सामने आया तो उसमें केवल 41,000 लोग पास हुए। हम लोगों ने उनको ज्वाइन करा दिया। दूसरी बार फिर 69,000 की हमने भर्ती निकाली। पहली बार की भर्ती में बीएड को यहाँ पर इसके लिए एनसीटीई ने एलिजिबल नहीं पाया था। तो जब एलिजिबल नहीं था तो उस समय 1,05,000 लोगों ने आवेदन किया। दूसरी बार एनसीटीई ने बीएड को भी इसके लिए एलिजिबल माना। इस बार जब आवेदन आए तो इस बार 5 लाख से अधिक आवेदन आए थे, तो स्वाभाविक रूप से मेरिट को आगे बढ़ाना पड़ा, हमें बढ़ाना पड़ा। 5 लाख लोगों ने आवेदन किया, तो 5 लाख लोगों के लिए हम लोगों ने मेरिट को आगे बढ़ाया। अब इसके बाद ये कहना कि नहीं साहब आपको 40 और 45 को ही मेरिट रखना चाहिए, ये राज्य सरकार का दायित्व या जो परीक्षा अथॉरिटी है उसका अधिकार है कि वो मेरिट को किस रूप में रखे, जिससे उतने ही अच्छे लोग आए जो सुप्रीम कोर्ट की मंशा है। अंततः हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच ने प्रदेश सरकार के निर्णय को सही माना और सही मानने के बाद मुझे नहीं लगता था कि उसके बाद किसी प्रकार की वो चीजें आनी चाहिए। लेकिन ये प्रक्रिया, काउंसलिंग की प्रक्रिया जब आगे बढ़ती, फिर से उसको स्टे किया गया है। हम फिर से डिवीजन बेंच में जा रहे हैं और डिवीजन बेंच में जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है सारा कार्य उसके अनुरूप हुआ है और उन्हीं तथ्यों को फिर से वहां पे रखने जा रहे हैं। सरकार के स्तर पर कहीं कोई गलती नहीं। हाँ, कुछ लोग जरूर हैं जो हर अच्छे कार्य में, क्योंकि उनको अपने चंदी वसूली के कुछ माध्यम चाहिए। वो कौन लोग हैं? कौन लोग हैं वो? जो लोग नहीं चाहते हैं कि युवाओं को रोजगार मिल सके और वे लोग चंदा वसूली कर करके केवल और केवल हर एक मामले में PIL दाखिल करके हर एक अच्छे कार्य में बाधा पैदा करने का प्रयास करते हैं। जब सुप्रीम कोर्ट कह चुका है जिस मामले में, मुझे लगता है उसके बाद तो कहीं कोई बात सामने नहीं आनी चाहिए थी। लेकिन ये न्याय की लड़ाई है और राज्य सरकार युवाओं के हित में इस लड़ाई को लड़ेगी और इसमें दूध का दूध और पानी का पानी रख करके रखेगी। कोई खामी नहीं। और मुझे आश्चर्य होता है कि ये सब
स्पष्ट दिखाई देते हैं। खैर कोई बात नहीं, इसको कोर्ट के सामने इन बातों को रखा जाएगा। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा जिस प्रकार से 40-45 की लड़ाई चल रही है और उसी के साथ यहाँ पर जो रिजवान अंसारी ने यहाँ पर स्टे लगवा दिया और उसके बाद यहाँ पर टीम रिजवान अंसारी को यहाँ पर डायरेक्शन एप्लीकेशन 9 जून 2020 को हुई लिस्टेड, तो उनको यहाँ पर नोटिफिकेशन और यहाँ पर उनका जो है वो अकाउंट यहाँ पर लिस्टेड हो चुका है और यहाँ पर उनको अगली डेट मिल चुकी है, जो कि यहाँ पर सरकार को अगली डेट नहीं मिली है। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो प्लान बी है, पूरी नज़र अब प्लान बी के ऊपर है। प्लान ए उनका सक्सेस हो चुका है, अब प्लान बी है। तो इसको देखते हुए यहाँ पर 40-45 का केस है, वो जीतेंगे और यहाँ पर शिक्षा मित्रों को नौकरी मिलेगी। तो हम आपको वही बताएंगे जो आपके लिए यहाँ पर लाभदायक है और यहाँ पर सारी जानकारी आपको पल पल की अपडेट है वो हम देते रहते हैं। उसके बाद यहाँ पर ये वाला ऑडियो है, वो ऑडियो ज़रूर सुनिए, क्योंकि इस ऑडियो के माध्यम से आपको पता चलेगा कि लड़ाई किसके लिए है, कैसी लड़ाई है, क्या करना होगा। तो यहाँ पर प्लान बी क्या है, प्लान बी किस हिसाब से होगा, आपको जीत कैसे मिलेगी। तो रिजवान अंसारी की तरफ से जो यहाँ पर लिस्टेड हो चुका है, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से यहाँ पर केस है वो लिस्टेड हो चुका है और इसकी डेट है 9 जून। तो चलिए पहले ऑडियो आपको सुनाते हैं, उसके बाद आपसे बात करते हैं। थैंक यू। आंसर की लड़ाई सिंगल बेंच में स्टे के साथ हम लोगों को सफलता की तरफ अग्रसरित कर रही है, लेकिन सरकार अपनी जीत पे अड़ी हुई है और उस मामले को डबल बेंच में लेकर जाना चाह रही है। हालांकि सरकार को वहां से रिलीफ मिलने के चांस ज़्यादा तो नहीं है, फिर भी कुछ संभावनाओं के बारे में कहा नहीं जा सकता। इसलिए हम लोगों को अपनी रणनीति बदलनी होगी। जैसा कि हम लोगों को पता है कि आंसर की मामले पर सिंगल बेंच ने मामला यूजीसी को भेज दिया है। वहां से जो भी आएगा उसमें अभी समय लगेगा। उससे पहले सरकार चाहती है कि हम स्टे वैकेट करा लें, लेकिन सरकार को यहाँ घेरने के लिए हमें एक अलग रणनीति से काम करना होगा। हमें दिखाना होगा कि सरकार क्यों अपने ही कई बातों पर बाद में पलट जाती है और एक ही पैरामीटर पर अलग अलग समय पर अलग अलग चीज़ें मानती है अपने हिसाब से, जिससे कैंडिडेट का बहुत बड़ा लॉस होता है। इसी संस्था ने यूपीटीटी का पेपर कराया 2018 में और उसमें डिलेक्सिया वाले प्रश्न पर कुछ उत्तर माना, और इसी संस्था ने जब इसको पेपर को कराया तो इसमें उत्तर को कुछ माना। कैंडिडेट उस उत्तर को मानकर उसको पढ़कर परीक्षा में बैठा, ये मानते हुए किसी संस्था की परीक्षा है इसलिए लिहाजा हमारा उत्तर सही होगा, कैंडिडेट ने लगा दिया। अब ये कह रहे वो उत्तर नहीं सही है, ये सही है। इसलिए एक ही क्वेश्चन पे 1 साल के अंदर संस्था वही, सरकार वही, अधिकारी वही, तो कैसे उत्तर बदल गया। दूसरी बात, इन्होंने जब 2018 में आंसर की ऑब्जेक्शन के लिए 68,500 में नोटिफिकेशन निकाला था कि आंसर की पे ऑब्जेक्शन करिए, उन्होंने उसमें एक कॉलम बनाया था। उस कॉलम में लिखा था कि SCRT और NCRT की बुकें ही साक्ष्य के रूप में, PDF के रूप में मान्य होंगी, अन्य बुकों को हम अमान्य कर देंगे। 68,500 वाली भर्ती की बात कर रहा हूँ, उसमें इन्होंने कहा था SCRT NCRT की PDF मान्य होगी साक्ष्य के रूप में, अन्य भर्तियों, अन्य बुकों को हम मानेंगे नहीं। तो कैंडिडेट जब इसको देखे, जो कि उस परीक्षा में नहीं शामिल थे, अगली भर्ती की तैयारी के लिए उन्होंने उस निर्देशानुसार SCRT NCRT बुकों को साल भर पहले से तैयारी पढ़ना शुरू कर दिया। इसके बाद 69,000 भर्ती आई और उसमें प्रश्न पूछ लिया। तो SCRT बुक के अनुसार प्रश्न में गोरखनाथ जो है नाथ पंथ के आरंभकर्ता माने गए हैं। इस हिसाब से उस कैंडिडेट ने इस प्रश्न को लगा दिया और आज ये मौके पर कह रहे हैं कि नहीं, आरंभकर्ता वो नहीं, मतेंद्र नाथ हैं। आप एक बार कहते हैं कि हम SCRT NCRT मानेंगे, लेकिन जब मामला आपके पक्ष में नहीं रहता तो आप कहते हैं नहीं मानेंगे। हाउ इज द पॉसिबल टू डिफरेंट पैरामीटर इन द सेम मैटर, और इससे कैंडिडेट का बहुत बड़ा लॉस होता है। तो इस प्रकार सरकार द्वारा कही हुई बातों को हुई 1 साल के अंदर उससे पलट जाने की बात को हम न्यायालय के समक्ष रखेंगे और उससे हम जीत की तरफ अग्रसर होंगे कि सरकार वही संस्था, वही परीक्षा संस्था, वही विभाग 1 साल पहले कुछ उत्तर मानता है, 1 साल बाद कुछ उत्तर मानता है। आखिर परीक्षार्थी तैयारी करे तो कैसे करे। SCRT NCRT इन्होंने लिखा था नोटिफिकेशन में 2018 के जो 68,500 भर्ती है उसके आंसर की चैलेंज में, किससे हम मानेंगे। तो उसी के अनुसार परीक्षार्थी ने तैयारी करके उत्तर को सही किया। अब ये बदल गए
तो 2 साल भर के अंदर ये अपने ही कई बातों पर पलट जा रहे हैं, अपनी ही कई किताबों को नहीं मान रहे हैं। प्रश्न जो सही गलत होगा वो तो यूजीसी निर्णय करेगी, लेकिन इन्होंने जो कैंडिडेट में भ्रम की स्थिति पैदा की और उस कारण से कैंडिडेट ने जो उत्तर चुना उसके हिसाब से उसका वो लॉस नहीं कर सकते। इन्होंने जो बात पहले कही है उस बात पे इनको टिके रहना होगा। इसलिए इनका 2 पैरामीटर कैंडिडेट के बीच भ्रम पैदा कर रहा है, उनको परेशान कर रहा है। या तो ये कह दें कि पहले जो हमारी बुक थी वो गलत थी, जो हमने आंसर की यूपीटीटी की जारी की थी गलत की, और सचिव लोग सहित सभी लोग जेल जाएं, तब इस मामले का पटाक्षेप होगा। अगर वो जेल नहीं जाना चाहते तो ये फिर कॉमन नंबर देने की तरफ बात बढ़े। न्यायालय को बताइए कि इस परीक्षा संस्था खुद परीक्षार्थियों को गुमराह करती है, कभी कुछ मानती है, कभी कुछ, अपने हिसाब से उत्तर बनाते हैं और जो पीड़ित है उसकी एक बात भी नहीं सुनते हैं। धन्यवाद। हमारी लड़ाई डबल बेंच में इस आरोप की होनी चाहिए जब तक कि यूजीसी की रिपोर्ट नहीं आ जाती, नहीं तो डबल बेंच में एजी साहब की पूरी कोशिश रहेगी कि हम स्टे वैकेट करा लें, और जो कि बहुत खतरनाक चीज़ है। ये स्टे वैकेट ना होने पाए, इसके लिए इन 2 बंधुओं पर लड़ना कि सरकार अपनी ही कई बातों से साल भर के अंदर पलट रही है, जबकि परीक्षा संस्था वही है।